So this chapter, states of matter, is basically related to the state of a substance. Particularly, we are dealing with three states of matter, particularly in general, like solid, liquid, and gaseous. And all these three states are interconvertible. While I'm saying interconvertible, that means what? They can be easily interconverted. Solid can be converted to gas, gas can be converted to liquid, liquid can be converted to gas, or it can be converted to solid, so solid to gas. All these things can be done. And if that is done, so how is that done? This is done by just changing one of the two important variables like pressure and temperature. या प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करें तो हम किसी भी स्टेट की सब्सटेंस के स्टेट को हम लोग आसानी से चेंज कर सकते हैं. एंड वही चेंज हमारा क्या है? दैट चेंज इज बेसिकली कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट. सो व्हाइल सेइंग स्टेट, तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखना है, यहाँ पर स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस. जस्ट नोट डाउन द डेफिनेशन, स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस. आई होप यू वी मस्ट हैव रिटन दिस अर्लियर आल्सो. तो कोई बात, जिन्होंने लिख लिया है कोई बात नहीं, अदरवाइज यू जस्ट नोट इट डाउन जिन्होंने नहीं लिखा है. The state of a substance is defined as, or definition of a state is, the fixed values of variables, the fixed values of variables which defines the physical properties of a substance. Fixed values of variables which defines the physical properties of a substance. And so having fixed value of, full stop के बाद लिखना, having fixed value of P, V, N and T. P, V, P is pressure, V is volume, N is number of mole, and T is temperature. Having fixed value of pressure, volume, number of mole, temperature is defining a particular state. When two of them are constant, when two of them are constant, we can correlate the remaining two. And if three are constant, three variables are constant, the fourth can be evaluated. Using equation of state. So primarily हमारे पास कितने हैं इसमें? So that is all about this definition of a state. तो having fixed value हमने कर दिया यहाँ पर PV, N और T का, तो वो हमारा एक स्टेट को डिफाइन करता है. तो यहाँ पर सपोज मैं कहूँ कि स्टेट कौन कौन से होते हैं, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस जो होते हैं. तो सॉलिड और लिक्विड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं 11th में. गैसेस स्टेट हमारे पास, सॉलिड और सॉल्यूशन जो है वो है 12th में, और गैसेस स्टेट जो है वो हमारा कहाँ पर है? दैट इज द पार्ट ऑफ योर 11th सिलेबस. तो हम लोग 11th सिलेबस में उसी की पार्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, उसी को हम लोग यहाँ पे समझेंगे. सो आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर कर्व फॉर अ सब्सटेंस. सो व्हाइल कंसीडरिंग दिस डायग्राम, दिस इज कॉल्ड फेज डायग्राम कहलाता है ये. तो यहाँ से यदि आप नोटिस करके देखें यहाँ पर, तो तीन पार्ट है यहाँ पर. नंबर 1 एक ये वाला लाइन है बिल्कुल ऐसे येलो कलर का, और एक लाइट ब्लू कलर का ये वाला लाइन है, और तीसरा ये डार्क ब्लू वाला ये वाला लाइन है. तो तीन लाइंस है, वाई की तरह बना हुआ है. वाई की तरह आप याद रखना, सिंपल वाई. पहला पार्ट ये कर्व है, दूसरा ये स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पर ये वाला लाइन भी क्या है? कर्व्ड है. ठीक, ये वाला एक्सिस हमारा वाई एक्सिस इज प्रेशर, ये हमने प्रेशर लिख रखा है यहाँ पर, और ये है टेम्परेचर. ये है हमारा टेम्परेचर. तो ये प्रेशर टेम्परेचर कर्व है. एंड सो फॉर दैट वी कैन इजीली यूज, हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं. और इसमें ये समझाया गया है यहाँ पर, यदि आप गौर करके देखें तो यहाँ से यहाँ तक ये जो ब्लू के नीचे वाला जो एरिया है, दिस ब्लू, डार्क ब्लू एज वेल एज लाइट ब्लू. सो इसमें कोई भी आप पॉइंट ले लेंगे, कहीं पर भी आप अपना पेन डाल दें, सपोज यूर जस्ट पुटिंग अ पेन हियर. ठीक, तो ये क्या होगा? ये गैसियस स्टेट में है. यहाँ पर डाला तब भी गैसियस स्टेट में, यहाँ भी डालेंगे तब भी गैस में है, यहाँ पर है तब भी गैस में है. So all of these are basically gaseous phase में ये present है. ठीक, now अब इसके बाद चलते हैं यहाँ पर, इन दोनों रीजन की भी, येलो वाला और लाइट ब्लू की बारे की बात करें. सो दिस इज योर लिक्विड, ये वाला लिक्विड स्टेट में है. ठीक, ये वाला क्या है? लिक्विड स्टेट में है. और यहां से यहां तक जो है ये वाला क्या है हमारे पास? ये सॉलिड स्टेट में है.
ठीक है, so we have these three states, that is gaseous, liquid and solid, and so we can say this is called phase diagram, जो कि प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में वेरिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। So we have this pressure और ये वाला क्या है, टेम्परेचर का ग्राफ है। एंड सो वी हैव गॉट दिस वन लिक्विड सॉलिड और गैस। मतलब ये है सब कहने का कि मान लो ये वाला हमारे पास लिक्विड वाटर है, लिक्विड वाटर है, हमने इसको हीट किया, हीट किया तो ये पहले सॉरी सॉलिड वाटर है हमारे पास, आइस का क्यूब है, इसको हमने हीट किया, सो दिस हैज बीन कन्वर्टेड टू लिक्विड, लिक्विड से फिर ये क्या बन जाएगा, ये गैस बन जाएगा। जब ये गैस बन गया हमारे पास, सो वी हैव गॉट दिस वन, यानी यहाँ से हमारे पास ये वाटर गैस बन गया, एंड सो वी हैव गॉट दिस वन। अब यहाँ से हमें ये देखना है, यानी वी कैन से कि किसी भी सब्सटेंस को आप, भले वो डायमंड ही क्यों ना हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, यू कैन चेंज इट बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्रेशर और टेम्परेचर अप्लाई करके हम उसको चेंज कर सकते हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए बच्चों, ये ध्यान रखना, केवल एक से नहीं बात बनेगी, रिमेंबर दैट, ये आपको बढ़िया से याद होना चाहिए कि एक से हमारी बात ये नहीं बन सकती है। दैट वुड बी क्लियर, थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे समझेंगे और बढ़िया समझ में आ जाएगा। सो वी हैव थ्री इंपॉर्टेंट स्टेट्स ऑफ मैटर लाइक लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेज। सो उसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे ये बताया था आपको लास्ट क्लास में कि जो सॉलिड होते हैं इसमें केवल और केवल वाइब्रेशन हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पे एक क्यूबिक का ये वाला डायग्राम बना रखा है, CSCl का है, जो CSCl क्यूबिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, यू कैन नॉट रोटेट इट। सपोज आपने CS और इसको फिक्स कर दिया, इसको रोटेट करने की कोशिश करोगे तो रोटेट नहीं होगा, टूट जाएगा। सो इट हैज ओनली वाइब्रेशनल इसमें है। जबकि लिक्विड में और गैसेज में क्या होता है, इसमें रोटेशनल भी होता है और ट्रांसलेशनल भी होता है। सो वी हैव दीस थ्री। ट्रांसलेशनल का मतलब क्या है, रोटेशनल क्या मतलब है और वाइब्रेशन क्या मतलब है। ट्रांसलेशन मतलब एक आपने यदि हम बॉलिंग करते हैं तो बॉलिंग करते वक्त बॉल जो होता है वो क्या होता है, स्विंग होता है, स्विंग होता है, या स्पिन हम करते हैं तो क्या बॉल उसमें घूम भी रहा होता है और आगे भी बढ़ रहा होता है। सो दैट इज बेसिकली क्या, रोटेशनल भी है उसके अंदर, ट्रांसलेशन भी है, राइट। यदि हमने मान लो यहाँ से एक, यू कैन से कि गुलेल देखा है आपने, गुलेल जो होता है, Yes, sir. हाँ गुलेल, Yes, गुलेल को sir. जब गुलेल को जब फेंकते हैं तो क्या उसमें मतलब स्विंग उसमें तो होता नहीं, वो तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाता है। या तीर जो होता है, तीर हम देखते होंगे कि रामायण महाभारत वगैरह में जो अर्जुन तीर मार रहे होते हैं तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाता है, तो वो सिंपल ट्रांसलेशनल है, राइट। सो वी कैन से ट्रांसलेशन रोटेशनल ऐसे करके हम लोग समझ सकते हैं। लाइक जैसे एक बस चल रही है एक, तो बस जो होगा वो क्या होगा, ट्रांसलेशन में है, वो स्ट्रेट लाइन मोशन में वो चल रहा होता है। जब कहीं कर्व्ड आएगा तो बात अलग है, अदरवाइज नॉर्मली हम लोग ट्रांसलेशन की बात करते हैं। Now here it is. So gaseous state having all these three degrees of freedom. इसको लोग कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। So gases have all these three degrees of freedom, यानी ट्रांसलेशनल भी है, रोटेशनल भी है और वाइब्रेशनल भी है। एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस वन, चार वेरिएबल्स की कहानी है। तो पूरे गैसेस स्टेट में जो आपको पढ़ना है वो क्या सा पढ़ना है, प्रेशर के बारे में पढ़ना है, वॉल्यूम के बारे में पढ़ना है, नंबर ऑफ मोल के बारे में पढ़ना है, टेम्परेचर के बारे में पढ़ना है। नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर में हमें कुछ ऐसी बात है नहीं जो हमें बहुत ही बढ़िया या बहुत ही डिटेल में समझने की जरूरत पड़े, बिकॉज नंबर ऑफ मोल के बारे में हम लोग ऑलरेडी मोल कंसेप्ट में ढेर सारी बात पढ़ चुके हैं। टेम्परेचर के बारे में आपको पता है टेम्परेचर क्या है, स्टिल वी विल बी डिफाइनिंग देम, और भी हम डिफाइन करते हैं। तो पहले मैं शुरुआत कर रहा हूँ प्रेशर से। सो वाइल सेइंग प्रेशर, सो प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी एरिया ऑफ, यहाँ पर जो एरिया लिखा है मैंने, ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है। क्या है ये एरिया, एरिया मतलब ये नहीं कि पूरा होल एरिया नहीं होगा, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाता है ये। फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एक्टिंग इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये एक्ट कर रहा होता है वही हमारा क्या है, प्रेशर है। अब जैसे देखो यहाँ पर हमने इसलिए क्या लिखा, P इक्वल टू एफ बाई ए हमने लिख लिया। तो क्या है ये, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो किसी पर्टिकुलर एरिया पर, यूनिट एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है, वही एरिया जो है यहाँ पर, ये एरिया कौन सा है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होना चाहिए, ध्यान रखना। सो P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, राइट। तो यदि हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड के लिए एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, क्या सॉलिड के लिए प्रेशर डिफाइंड होगा, नहीं, इट इज नॉट डिफाइंड फॉर, प्रेशर इज नॉट डिफाइंड फॉर सॉलिड्स। व्हाई इट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि इमेजिन करके देखो आप यहाँ पर, ये सपोज जैसे एक सरफेस है, ये वाला एक सरफेस है, इस पे मैंने एक मतलब कोई भी बॉल रख दिया। अब ये बॉल रखा या कोई एक ऐसा हमने टेबल रख दिया या कुछ भी ऐसे हमने एक और इसके ऊपर एक क्यूब रख दिया कुछ ऐसा करके, ये इसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक। अब यहां से मैं यदि पूछूं आपसे कि इसका एरिया ऑफ कांटेक्ट कितना है, सो व्हाट इज द एरिया ऑफ कांटेक्ट, क्या क्यूब का जो बेस एरिया वही हमारा एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा, डू यू बिलीव दैट, आया ना। Yes, sir. हाउ इज इट, कैसे,
No, sir, it is not. क्यों? दिस कैन नॉट बी, बिकॉज हम लोग यहाँ पे ये हमें ध्यान से सोचना चाहिए और समझना चाहिए। जब हम एरिया ऑफ कांटेक्ट कहते हैं तो जितना एरिया को वो टच कर रहा है, क्या सॉलिड का सरफेस वो स्मूथ होता है? देखो बच्चों, आप ध्यान रखना, जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप थोड़ा सा फिजिक्स से ऊपर ऊपर नहीं, अंदर घुस करके हमें केमिस्ट्री पढ़ना होता है। जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे होते तो फिजिक्स मत सोचा करो ऐसे। मतलब फिजिक्स में क्या है, बल्क की चीजें की हम बात करते हैं। फिजिक्स में हम लोग स्विंग की बात करते हैं, बॉल घूमा तो आप उसको देख सकते हो, ठीक। लेकिन केमिस्ट्री में हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करते हैं, एटॉमिक लेवल पे बात करते हैं। तो आप इसको इमेजिन करें ऐसा कि ये बिल्कुल वैसा नहीं है वो, आप बिल्कुल ही बेसिक लेवल पे पहुंच गए हैं, बिल्कुल बॉटम में पहुंच गए हैं, यानी आप मॉलिक्यूलर लेवल पे पहुंच गए हैं, जहां पर एक एक एटम और उसका जो भी, सपोज ये आयरन, मतलब मान लो ये वाला यदि आयरन का है तो आयरन के 2 एटम है, तीसरा एटम है, चौथा एटम है, पांचवा एटम है, ऐसे करके हमें सोचना पड़ेगा, ठीक। यानी आपको ध्यान देना पड़ेगा इसके सरफेस पे। तो क्या यहाँ से इसका जो सरफेस होगा, क्या ये सरफेस हमारा बिल्कुल टच कर रहा होगा एक दूसरे को? क्या सरफेस हमारा स्मूथ होता है? नहीं होता है स्मूथ। मान लो ये टेबल का सरफेस कुछ ऐसे था, ये वाला ऐसे बना हुआ था, इस तरह का सरफेस है। तो जब ये सरफेस ऐसा है और ये इसका सरफेस ये ऐसा बना हुआ है, तो ये इसको क्या ये पूरा पूरा टच कर रहा है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक? No, sir. नहीं करेगा, ठीक। तो इसका एरिया ऑफ कांटेक्ट कैन नॉट बी डिटरमाइंड फॉर सॉलिड्स, वी कैन नॉट डिटरमाइन देयर एरिया ऑफ कांटेक्ट। ये नोट करना है, ये याद रखना है आपको कि सॉलिड के लिए एरिया ऑफ कांटेक्ट हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, देयरफॉर इट इज नॉट डिफाइंड फॉर सॉलिड, ठीक। सॉलिड के लिए डिफाइंड नहीं होता है। इंस्टेड यदि हम ये मान लें कि ये वाला क्या है हमारे पास, यदि स्मूथ एरिया हमने मान लिया, assuming this to be smooth, then we can define। यदि मैं ये बोल दूं कि सरफेस हमारा स्मूथ है, then we can say स्मूथ मान लिया हमने, तो हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, फिर तो यही इसका बेस एरिया हो जाएगा। अदर देन दैट, दिस एरिया ऑफ कांटेक्ट कैन नॉट बी डिटरमाइंड फॉर द सॉलिड सरफेसेज। गॉट द पॉइंट? Yes, sir. ठीक है। Therefore pressure is not defined for solids। On the other hand, यदि मैं लिक्विड की बात करूं तो बच्चों ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जैसे आपने लिक्विड लिया, तो मान लो ये सरफेस हमारा ऐसे भी था, मान लो ये सरफेस ऐसे 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 बना हुआ था, तो क्या फर्क पड़ता है? लिक्विड तो हर जगह आ सकता है, यानी लिक्विड यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ Yes, भी sir. आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, हर जगह पहुंच जाएगा। हाँ या ना? Yes, sir. ठीक। सो लिक्विड इज टचिंग इट कंप्लीटली, तो पूरा कांटेक्ट में है ये वाला लिक्विड, एंड देयरफॉर फॉर लिक्विड वी कैन से यस दिस इज डिफाइंड, ये वाला डिफाइंड है, एंड देयरफॉर वी कैन राइट हियर, यहां से हम लोग ये लिख सकते हैं P इक्वल टू F बाई A, और F क्या होता है, M इंटू G होता है, नीचे एरिया लिखा, A हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो H से, हमने H से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया यहाँ से, so when multiplying by H, so P equal to M into G into H upon A into H। तो A into H क्या होता है, वॉल्यूम होता है, M into G क्या हो गया, mgh हमारे पास है, और ये वाला यहाँ पे V है, तो मास में वॉल्यूम क्या हो जाएगा, व्हाट इज मास में वॉल्यूम? Density. मास में वॉल्यूम इज डेंसिटी। सिंस दिस इज डेंसिटी है तो यहाँ पे P इक्वल टू रो इंटू G इंटू H आ गया, एंड देयरफॉर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड कॉलम इक्वल्स टू व्हाट, रो इंटू G इंटू H होता है, यानी डेंसिटी हो गया इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये H हाइट है। तो बच्चों जरा ध्यान से सोचो, यदि मैंने वाटर लिया तो वाटर के लिए रो क्या है, कांस्टेंट होगा। अब 1 ml लें, 5 ml लें, 100 ml लें, 1000 ml लें, 2000 ml लें, 5000 ml लें, 100 लीटर, 1 गैलन, कुछ भी ले लें, डेंसिटी कितना होगा उसका, फिक्स है, हाँ या ना, 1 ग्राम पर ml। Yes, sir. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, फिक्स है कि नहीं है? Yes, sir, fix है। Yes, sir. ये भी फिक्स है, तो केवल वेरिएबल कौन सा रहा, ओनली वेरिएबल Height. इज हाइट। यानी हमें ये ध्यान रखना है कि सो जस्ट मेक इट अ नोट, यहाँ पे पहले इसको नोट करो और फिर उसके बाद यहाँ पर इसको नोट करने के बाद यहाँ पे लिखो कि सिंस डेंसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट, therefore since density and acceleration due to gravity G is constant, therefore pressure of a liquid column depends only upon its height।
केवल हाइट पर ही वो डिपेंड करेगा, और लिक्विड के यदि हमारे पास डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो लिक्विड की डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। सो वी कैन से यदि हमारे पास सेम लिक्विड है तो सेम हाइट पर सेम प्रेशर होगा, देयरफॉर वी कैन से सेम लिक्विड सेम हाइट सेम प्रेशर, सेम लिक्विड लेस हाइट लेस प्रेशर, more height more pressure. हाँ ना, Yes, sir. noted. Yes. अब इसमें एक छोटा सा सवाल है कि मान लिया हमारे पास मरकरी है। ध्यान से देखो, ये बेसिकली सवाल केमिस्ट्री का नहीं है, ये सिंपल यूनिट एंड डायमेंशन का सवाल है। 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी हमने कहा है, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, एंड दिस रो इज इक्वल, का जो रो है वो अप्रोक्सीमेटली 14 ग्राम पर ml है, ठीक। एंड एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट प्रेशर ड्यू टू दिस इन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में प्रेशर कितना होगा आपको ये कैलकुलेट करना है। एसआई यूनिट मतलब हमें क्या लेना है यहाँ पर, मास को किलोग्राम में, वॉल लेंथ को मीटर में, ठीक, लेकर के हमें सॉल्व करना है इसको। तो क्या हो जाएगा, जस्ट सॉल्व दिस वन। प्रेशर ड्यू टू दिस मरकरी कॉलम, 76 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम का प्रेशर कितना होगा एसआई यूनिट में, ये हमें कैलकुलेट करना है। डू दैट। सो व्हाइल कैलकुलेटिंग दिस वन जस्ट कन्वर्ट हमने कर दिया इसमें, यानी यहाँ पर वही ग्राम को किलोग्राम में, ml को मीटर में। सो वी हैव गॉट दिस वैल्यू। सो 1013.25 अप्रोक्सीमेटेड टू दिस पास्कल आता है, और यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 1 atm इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल है, एंड दिस 10⁵ पास्कल इक्वल टू 1 बार, एंड देयरफॉर 1 बार को यहाँ पर 10⁵ पास्कल को यहाँ पे प्लेस कर दो तो ये 1 बार आ गया। सो फ्रॉम दैट वी कैन से 1 atm इक्वल टू 1.01 बार होता है। तो यदि मैं ये कहूं कि 1 बार इक्वल टू हाउ मेनी एटमॉस्फेयर, सो इसको 1.01 से डिवाइड करेंगे तो 0.99 आसपास आ जाएगा ये वाला, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली वी कैन कोरिलेट। सो दिस इज द प्रेशर दैट इज एक्टिंग ऑन अस। बट इमेजिन करो यदि आप वैक्यूम में चले गए, वैक्यूम में चले गए और अपने सर के ऊपर 76 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम को आपने रख लिया, तो उसका जो प्रेशर होगा दैट प्रेशर इज बेसिकली एक्टिंग दैट प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, दिस इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम का जितना प्रेशर एक्सर्ट करता होगा उतना ही प्रेशर हमारे ऊपर एक्सर्ट कर रहा होता है एटमॉस्फेयर। हाँ या ना, यस और नो? Yes. Yes, sir. So here we can say 1 atm equal to 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। नॉर्मल जो यूनिट हम लोग यूज करते हैं 1 atm, लेकिन ये एसआई यूनिट है। बार इज मोर अप्रोप्रिएट, मतलब वैसे ही हम देखें तो बार ही हमारे स्टैंडर्ड यूनिट है प्रेशर के लिए। सो दिस इज बार इज यूज्ड। नाउ हियर इट इज वी कैन से 760 mm is also equal to 760 टॉर। टॉरिसली एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था 760, इसलिए उनके नाम पे ही हमने 760 टॉर भी इसको रिप्लेस करते हैं, यानी 1 mm इक्वल टू 1 टॉर के बराबर होता है। और therefore we can write here 1.013 बार लिख सकते हैं इसको, और 1 बार इक्वल टू 0.987 एटमॉस्फेयर हो गया। सो प्लीज ये कन्वर्जन यूनिट्स आप थोड़ा सा याद रखेंगे, ये आपके लिए कैलकुलेशन करना इजी हो जाएगा, हैंडी हो जाएगा। तो क्या क्या ध्यान रखना है, 1 बार इक्वल टू 0.987 एटमॉस्फेयर। 98, ये काफी आसान है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में याद रखो। एक है यहाँ पर एक, यानी 10 हो गया, 10 9 8 7 ऐसे याद रखो। सो 1 बार है, 1 बार इक्वल टू 0.987 एटमॉस्फेयर, ठीक। और यदि हमारे पास ये हो कि 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू हाउ मेनी बार, तो 1.013 बार ये हो जाएगा। और दिस इज इक्वल टू 1 atm, दिस इज आल्सो इक्वल टू 76 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम का जो प्रेशर होगा वो प्रेशर है, एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू 1.01 into 10⁵ पास्कल। पास्कल ऐसा यूनिट होता है यहाँ पर, जो मीटर क्यूब में हमने किलोग्राम पर मीटर क्यूब के टर्म्स में लिया हुआ है, एंड सो दैट इज, और वी कैन राइट हियर 1 बार इक्वल टू 0.987 एटमॉस्फेयर और 10⁵ पास्कल। क्लियर है ये सारा यूनिट? हाँ या ना? Yes. Yes, sir. नाउ तो ये हो गया लिक्विड का। तो
तो लिक्विड की कहानी क्या हो गया, रो जी एच। पहली बात तो ये है कि सेम, इसमें ये लिखा आप लोगों ने कि सेम हाइट पर यदि सेम लिक्विड है तो सेम प्रेशर होगा, ये लिख लिया होगा, ठीक। हाँ, लिक्विड चेंज कर देंगे तो फिर प्रेशर चेंज हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस, यानी कोई भी सर जो एक चीज पूछनी थी। हेलो। now so we have got this one. Now we are just looking at pressure exerted by a gas, यानी अब गैस का जो प्रेशर है वो हम लोग कैसे मेजर करते हैं उसके बारे में डिस्कशन है। So while considering that pressure exerted by a gas, so that can easily be understood in this way. Imagine करो ये वाला एक हमारे पास एक ओपन यू ट्यूब बना हुआ है, ये यू ट्यूब के शेप में है यहाँ पर, और यहाँ पर हमने इसमें एक गैस भरा हुआ है यहाँ पर इसमें, एंड देयर इज एक कॉर्क, स्टॉप कॉर्क लगा हुआ है यहाँ पर। So this stop cock is there, और इसमें हमने यहाँ पे मरकरी भर रखा है। इनिशियली मरकरी दोनों ही क्या है, एक लेवल पे है, ठीक, इस तरह से भर रखा है। मरकरी कैसा होता है, लिक्विड होता है, ये ध्यान रखना, राइट, है ना। Yes, sir. मरकरी लिक्विड है, यहाँ से ये वाला प्रेशर लगा रहा है, यहाँ से। अब देखो इनिशियली, ध्यान सुना क्वेश्चन को, इनिशियली दे आर प्रेजेंट एट द सेम हाइट, मतलब क्या हो गया, सेम हाइट पे होने का मतलब यहाँ पर यह हमने क्या, हाँ सेम प्रेशर, बहुत बढ़िया, शाबाश, कि यहाँ पर इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, है ना। यस सर। वेरी गुड। अब देखो बेटा यहाँ पर देखो, बहुत ही सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सिंपल सिंपल, वेरी सिंपल। अब मैंने क्या किया, इसमें जो गैस भरा हुआ है इसको मैंने यहाँ पर ये ओपन कर दिया, ठीक। अब यदि ओपन कर दिया तो क्या क्या हो सकता है, इसमें तीन सिचुएशंस हो सकती हैं। एक केस ये होगा कि यदि यहां पर मान लो कि गैस का प्रेशर ज्यादा है, गैस का प्रेशर ज्यादा है, तो क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया कि ये गैस इधर से ऐसे मूव करना शुरू करेगा, इसको यहाँ पे दबाएगा, दबाएगा, यानी इसको ऐसे सोच के देखो कि बैलून में गैस, जैसे आप लोग मतलब सिरिंज देखा होगा आपने, तो सिरिंज में जो जब दवा भरते हैं, पहले दवा हमने भर ली, उसका यदि आप दबाते हो तो क्या होता है, बाहर की तरफ निकलता है। तो वैसे मान लो इसको हमने यदि दबा दिया तो यहाँ से क्या होगा, ये वाला ओपन होकर ये इसको दबा रहा है, तो ये वाला क्या होगा, ये इट शुड गो अप साइड, है ना। Yes. यदि यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या होगा, उसके कारण से प्रेशर ज्यादा होने से दिस विल बी, यानी दिस विल बी कहने का मतलब है कि जो हमारे पास लेफ्ट आर्म है, ये वाला लेफ्ट आर्म है, तो लेफ्ट आर्म में मरकरी का हाइट और ये वाला राइट आर्म में मरकरी का हाइट में क्या अंतर आएगा। यदि आपने इसको दबाया, यानी यहाँ से हमने प्रेशर के लिए गैस को ओपन कर दिया, सो गैस इज जस्ट कंप्रेसिंग दिस वन, तो ये वाला नीचे आया और ये वाला ऊपर चला गया, सो वी कैन से लेफ्ट आर्म। तो यहाँ पे केस वन लिखो, केस वन, नोट इट डाउन, केस वन, when pressure of gas is more, when pressure of gas is more than 1 atmosphere, ये वाला हमने क्या कहा था, यहाँ पर और यहाँ पर सेम प्रेशर है, मतलब यहाँ भी 1 atm, यहाँ भी 1 atm। यदि हमने ये लिख लिया pressure of gas is more than 1 atmosphere, then what will happen, then the liquid column in left arm would be moving upside, liquid column in the left arm will be moving upside, will be moving upside, ठीक, yes, and if that is the case, आया ना, ये कोई दिक्कत है इसमें, Okay. तो यहां से ये वाला सिचुएशन होगा, इसमें क्या हो गया, यहाँ से सपोज जैसे मैंने ये कहा कि लेफ्ट आर्म, ये वाला लेफ्ट आर्म है और ये राइट आर्म है, तो मैंने कहा कि लेफ्ट आर्म वाला ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया। अब मैंने, मुझे क्या पता है यहाँ पर कि सेम हाइट पर लिक्विड का प्रेशर सेम होता है, तो बच्चों यहाँ ध्यान सोचना यहाँ पर कि इस वाले हाइट पे क्या होगा, दोनों का प्रेशर, इस वाले हाइट पर दोनों का प्रेशर सेम होगा, ठीक। यदि इस हाइट पर दोनों का प्रेशर सेम होगा तो ये जो प्रेशर है वो वाला कैसा हो जाएगा, एक्स्ट्रा प्रेशर होगा कि नहीं होगा, Yes, sir. Yes. एंड therefore what we can say, P gas जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, that must be 1 atm plus rho gh। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि P gas would be 1 atm plus rho gh and therefore P atm plus P dash, और यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, P gas इक्वल टू क्या होगा, P atm हमें पता है 1 atm है, और यहां से हमारे पास ये P
डैश जो भी होगा वो हमने रो जी एच से निकाल लिया, तो हमें पी गैस का टोटल कैलकुलेट हमने कर लिया. सो दैट वे इट कैन बी कैलकुलेटेड. गॉट द आइडिया? Yes. चलो केस 2. इवन जब हमने ये कहा कि भाई मान लो मैं ठीक इसका उल्टा, when लेफ्ट गोज डाउन, यानी ये वाला जो नीचे वाला है ये हमारा नीचे आ जाता है. अब क्या हो जाएगा? इसका मतलब है कि यहाँ पर प्रेशर कम है, यानी यहाँ से गैस इधर चला गया. तो इसका मतलब यहाँ पे फिर से वही करेंगे, इसमें ठीक है, इसे उल्टा कर देंगे. जब उल्टा करेंगे तो क्या होगा? पी गैस वुड बी इक्वल टू पी एटीएम माइनस पी डैश. पी एटीएम माइनस पी डैश आ गया, और जब हमारे पास इक्विलिब्रियम में कोई फर्क नहीं पड़ा तो पी गैस वुड बी इक्वल टू पी एटीएम. सो दिस इज हाउ वी आर कैलकुलेटिंग. इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं प्रेशर को. दैट इज कॉल्ड ओपन एंड मैनोमीटर कहलाता है. ये ओपन एंड मैनोमीटर से इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है. सेकेंड वन इज बेसिकली यहाँ पर हमने लिख लिया, यहाँ पर ये वाला है. फर्दर हम लोग बात करें इसमें. सो दिस प्रेशर इज ऑलवेज appears on the wall of container. जो pressure exerted by a gas जो है वो क्या है? हमेशा wall of container पे डिपेंड करता है. यानी wall of container जहां भी होगा उसके wall पे, यानी जो बाउंड्री है, बाउंड्री पे एक्ट करता है. So pressure always appears on the wall of container. Second is pressure is proportional to frequency of collision. कितना जल्दी जल्दी यहाँ पे collision है उतना उस पर डिपेंड करेगा. This is also dependent on मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स, जो कि इससे कोलाइड कर रहे हैं उसके मोमेंटम पे. तो यानी हमने क्या क्या चीजें इसमें देखा है? प्रेशर इज डिपेंडेंट ऑफ गैस जो होगा वो क्या होगा? जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा. जितना ज्यादा मोमेंटम होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा. जितना ज्यादा क्या होगा? फ्रीक्वेंसी होगी, उतनी ही ज्यादा क्या होगा? उसका प्रेशर की वैल्यू होगी. सो वी कैन से दिस इज कॉन्टिन्यूअसली रैंडम मूविंग मॉलिक्यूल्स होते हैं. स्ट्रेट लाइन मोशन होता है. नंबर ऑफ कोलिजन्स आर टेकिंग प्लेस, यानी पार्टिकल्स के बीच में कोलाइड कर रहे होते हैं आपस में. तो उन कोलिजन्स यानी बीच में कहीं पे प्रेशर नहीं दिखाई देगा. प्रेशर जब भी होगा तो वो हमेशा बाउंड्री पे ही दिखाई देता है. प्रेशर हमेशा वॉल पे दिखाई देगा. प्रेशर जैसे हमने किसी को थप्पड़ लगाया तो बीच में आपको प्रेशर नहीं महसूस होगा. जब थप्पड़ तब लगता है जब टच होता है, तब जाके लगता है अच्छा हाँ कुछ हुआ है. इजंट इट? या नहीं? देखिए हाथ आ रहा है तब भी क्या फील होता है क्या कुछ? नहीं सर, लगता है. लगने के टाइम में ही फील होता है. यानी सो दैट इज द पॉइंट. सो दैट इज इंपॉर्टेंट कि हमें ये ध्यान रखना है, जब तक सरफेस एरिया यानी जो आउटर मोस्ट सरफेस है उस पर ही प्रेशर अप्लाई होता है. तो सरफेस पे अप्लाई होता है एंड देयरफॉर बाउंड्री कंडीशन है ये, यानी बाउंड्री पे ही दिखाई देगा प्रेशर. तो प्रेशर के बारे में क्या क्या चीज ध्यान रखनी है? इट इज एक्सर्टेड एट द बाउंड्री. नंबर 1, it is due to continuous random motion of gas particles, right? Then more collisions, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा इसके साथ, कोलिजन के साथ, वॉल के साथ, उतना ज्यादा प्रेशर होगा. जितना ज्यादा मोमेंटम होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा. मोमेंटम मतलब मास भी है और वेलोसिटी भी है. सो दैट यू मस्ट बी रिमेंबरिंग. ठीक है? Therefore we can, यदि मैं T बढ़ा दूं, सोच के देखो यहाँ पर, यदि मैंने T बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो क्या होगा? आरुष क्या होगा टेम्परेचर बढ़ाने से? सर टेम्परेचर बढ़ाने से सर फिर सर वो जो पार्टिकल सर जो होंगे सर वो और ज्यादा मतलब वो और ज्यादा मूव करेंगे. हाँ, ज्यादा मूव करेंगे मतलब ज्यादा तेजी से मूव करेंगे. देखो बच्चों, हमें ना वर्ड हमेशा साइंटिफिक वर्ड ऐड करना होता है. ठीक? तो उसके तेजी से मूव करें मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, यानी कि वेलोसिटी ज्यादा होगी. वेलोसिटी या स्पीड ज्यादा होगी. स्पीड ज्यादा होगी तो मोमेंटम ज्यादा होगा. मोमेंटम ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा. ज्यादा है. ठीक है? सो दैट वे वी कैन से, सो इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ता है यदि वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो. ठीक? सो दिस इज हाउ वी कैन रिलेट प्रेशर. तो ये सब हो गया हमारे पास, प्रेशर के साथ कनेक्शन सारा हो गया. सो वी कैन से P प्रोपोर्शनल टू T आ जाता है. Then we talk about volume of a gas. गैस का वॉल्यूम क्या होता है उसके बारे में लोग बात करते हैं. So while discussing about volume of a gas, so this volume of a gas is basically what, गैस का वॉल्यूम डिफाइंड नहीं होता है, that are known to us. बट जिस कंटेनर में आप डाल दो वही उसका वॉल्यूम हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ध्यान से देखना, मान लो हमारे पास कितने पार्टिकल्स, गिनती करके देखो यहाँ पर 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 पार्टिकल्स थे. इसको हमने एक छोटा सा कमरे में रखा हुआ है. अब उस कमरे का दरवाजा मैंने खोल दिया, जो कि आपके ड्राइंग रूम में खुलता है. तो अब क्या हो गया? टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? कि आपके कमरे का, जिस कमरे में था वो गैस, वो प्लस आपके ड्राइंग रूम का वॉल्यूम, दोनों को ऐड करते अब कितना हो गया? यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अभी भी 8 ही पार्टिकल्स हैं. और बड़ा कर दिया हमने, उसमें भी 8 ही पार्टिकल हैं.
तो ये वॉल्यूम जो है हमारे पास, गैस का जो वॉल्यूम होता है, जितने वॉल्यूम में वो घूम सके वही उसका वॉल्यूम कहलाता है। द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इन विच इट इज प्रेजेंट। ये ध्यान रखना है, ये आपको याद रखना है, और ये दिस इज आइडिया है, ये कंसेप्ट है। सो वॉल्यूम ऑफ गैस का जो वॉल्यूम होता है वो डिफाइंड किससे होता है, जिस कंटेनर में वो प्रेजेंट है वही उसका वॉल्यूम है। एंड सो यदि मैं कंटेनर का वॉल खोल दूं तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट वॉल्यूम है गैस का। सो गैस का वॉल्यूम डिफाइंड नहीं होता है। देन हाउ डू वी टेक, तो कौन से वॉल्यूम को वॉल्यूम मानते हैं, जिस कंटेनर में वो होगा उसका जो भी वॉल्यूम होगा वही हमारा क्या होगा, गैस का वॉल्यूम कहलाएगा। So we can define the volume of a gas as the space available to move through. This is the space available to move through. जब ये space move करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, in that case we can write. Clear or not clear? Yes, sir. Please. इसका यूनिट क्या सब होगा इसका, the units are like this. Volume of a gas is equal to 1 ml, हम लिखते हैं यहाँ पर 1 ml equal to 1 centimeter into 1 centimeter into 1 centimeter, 1 centimeter cube हो गया। 1000 ml equal to 1 liter है और 1000 centimeter cube है और 10⁻³ centimeter cube हो गया। So that way we can write, और 1000 ml equal to 1 liter लिखा हमने। This is also equal to 1 dm cube। देखो बच्चों ये वाला, इसको सर्कल करो, अपने नोट्स में इसको सर्कल करना है 1 dm क्यूब, बिकॉज कई बार क्वेश्चन में ये रहता है dm क्यूब लिख देते हैं, तो dm क्यूब का मतलब होता है लीटर, 1 लीटर, और 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। तो ये कन्वर्जन यूनिट्स हैं जो फ्रीक्वेंटली आता है। सो प्लीज मेक श्योर कि आपको ये बढ़िया से याद रहे। क्या क्या याद रखना है, 1000 ml इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, नंबर 1, देन विच इज इक्वल टू 1 लीटर, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1 dm क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, and 1 meter cube equal to 1000 liter. Now the next one is temperature. Have you noted all this? Yes. Temperature. So while saying temperature, temperature is basically what? This is basically degree of hotness or coldness. तो टेम्परेचर इज बेसिकली हम लोग ऐसे डिफाइन कर रखा है हमने कि जब इनिशियली टेम्परेचर के बारे में कोई स्केल नहीं था, देन व्हाट हैज बीन डन इज, उसके बाद क्या किया गया कि जिस टेम्परेचर पे वाटर बॉयल होता है उसको हमने क्या मान लिया, 100 मान लिया, और जिस टेम्परेचर पे वाटर फ्रीज हुआ था उसको हमने 0 डिफाइन कर लिया, एंड बेसिस दैट उसके रिलेटिव टेम्परेचर को हमने डिफाइन कर लिया है, यानी सेम टेम्परेचर में फिर उससे मेजर करके हमने डिफाइन किया हुआ था। अदर देन दैट जब लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आया फिर उसके बाद एक नया डिफिनेशन आया, एंड द डिफिनेशन वाज सेइंग लाइक दैट, सपोज जैसे मान लो हमारे पास कोई दो चीजें हैं, दो चीजें हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो हम ये कहते हैं कि दोनों का जो टेम्परेचर होगा वो सेम होगा। And so a scale that we are using for them is 0 degree Celsius equal to 273 Kelvin, ये वाला हमारे पास यूज होता है, और T Kelvin equal to T degree Celsius plus 273, ये हो गया। Here it is we can write here, so in this case 0 degree Celsius है, ये 100 degree Celsius है, पानी को ने हीट किया और कूल किया, तो जहाँ पे बॉयल हो गया तो वो 100 डिफाइन कर दिया, जहाँ पर फ्रीज हो गया उसको हमने 0 डिफाइन कर दिया। तो ये वाला डिग्री स्केल हमें ध्यान रखना है, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन, 270 एक्चुअली ये 273 नहीं है, 273.16 है, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन के लिए 273 ही लेकर के कैलकुलेट करते हैं। सो माइनस 273 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 0 केल्विन, जोड़ दो इसमें 273 जोड़ दोगे तो यही वाला बन जाएगा। 27 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 300 केल्विन, एंड 25 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 298 केल्विन। बच्चों ये ध्यान रखना, जब भी कहा जाए रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर का मतलब हम लोग क्या मानते हैं, रूम टेम्परेचर इक्वल टू 298 केल्विन ही होता है, 27 नहीं लेते हैं, 298 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस मानते हैं। बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, बॉडी टेम्परेचर इज बेसिकली हाउ मच, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं इसको, या 37 डिग्री सेल्सियस कहते हैं, अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस हम लेते हैं, ठीक। सो दिस जनरल टेम्परेचर स्केल है। इसके बाद ये बहुत ही अच्छा सा और ये ऐसा टर्म है जिसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, स्टैंडर्ड एंड नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी एनटीपी। तो यहाँ पे देखो बच्चों, पहली बात अब ये ध्यान रखना कि दोनों इक्वल नहीं है, मैंने यहाँ पर ये ऐसे लिखा हुआ है, जबकि मोस्ट ऑफ द केसेज में आप हर जगह देखेंगे तो उसमें आपको इक्वल दिखाई देता है। बहुत जगहों पे कई लोग पढ़ाते भी हैं एसटीपी एनटीपी एक ही जैसा है, बट एक्चुअली इट इज नॉट, दोनों में हल्का सा स्लाइट डिफरेंस है, राइट। क्या डिफरेंस है उसको हम लोग समझते हैं।
ठीक है, सो हैव अ लुक एट दैट। इसमें ये देखना है कि जब हमने ये कहा कि भाई जब एसटीपी स्टैंडर्ड की बात करें, ये जो टर्म है ना बच्चा स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड टर्म जो है इसके लिए क्या होता है, ये एक हम लोग नॉट सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट यूज करते हैं। सुपरस्क्रिप्ट मतलब क्या, ये ऊपर में आता है, यानी जैसे मान लो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड, दीदी मान लो कहीं पे ये पी और ऐसे नॉट लिख लिया हमने, तो ये वाला क्या होगा, स्टैंडर्ड प्रेशर हो गया। तो स्टैंडर्ड के लिए सब सुपरस्क्रिप्ट ये वाला है नॉट, एंड फॉर स्टैंडर्ड टर्म के लिए, एंड हियर इट इज 1 bar is the standard pressure। स्टैंडर्ड प्रेशर कितना है 1 bar, एंड टेम्परेचर कितना है, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। स्टैंडर्ड प्रेशर इज 1 bar, टेम्परेचर इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, एंड सो इन दैट केस हम लोग यहाँ पर इसको ये कंडीशन हो गया। तो एसटीपी इज व्हाट इज टीपी, एसटीपी इज 1 bar प्रेशर और टेम्परेचर इक्वल टू 273 केल्विन, 273.15 केल्विन, 273.15 केल्विन हम लिख सकते हैं इसको। ना जबकि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में क्या होगा, P इक्वल टू 1 atm होता है, ठीक, P atm इक्वल टू 1 atm एंड टेम्परेचर इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। दिस इज नॉट इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखना, दिस इज नॉट इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस इज समथिंग एल्स, दैट इज कॉल्ड NATP और SATP कहते हैं, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कहलाता है। सो दिस इज NSTP और SATP कहते हैं इसको। सो डू यू फाइंड सम डिफरेंस बिटवीन दीज टू, STP और NTP में कोई डिफरेंस दिखाई दिया है यहाँ पर कि नहीं? इसमें यहाँ पर Yes, 1 sir. atm है, इसमें 1 bar है, इसी कारण से ये चेंज हो जाएगा। बहुत ज्यादा मेजर चेंज नहीं होगा, लेकिन एक में आप देखें NCERT में भी ये इसके बारे में लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो वॉल्यूम होता है, नॉर्मली हम लोग वॉल्यूम लेते हैं 22.4 लीटर, लेकिन जब हम लोग ऐसे कहेंगे तो जब बार वाला ले लेते हैं तो वहां पर 22.7 लीटर आ जाता है। सो दैट इज द डिफरेंस, 22.4 और 22.7 लीटर आता है, दैट वी विल बी सीइंग। इसको देखेंगे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो। Now here it is, next term is that is called NSTP और SATP। NSTP में प्रेशर कितना होगा, 1 atm हो जाएगा, क्योंकि NS है यानी नॉर्मल, हमने यहाँ पे ये STP लिखा है और SATP लिखा है, तो एम्बिएंट, एम्बिएंट के लिए यूज करते हैं यहाँ पर। एम्बिएंट मतलब जो टेम्परेचर हमारे पास है, सो इन दैट केस वी आर जस्ट रूम टेम्परेचर, सो 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं और प्रेशर इक्वल टू 1 bar हो गया। तो इसके बस नोटेशन की बात है और कुछ नहीं है इसके अंदर। The last thing that we are taking here is N is amount of substance, number of moles. So hope you all must have remembered this formula, this cycle। ये साइकिल याद है आप लोगों को, नंबर ऑफ मोल में Yes, sir. क्या है, तो क्या हो जाएगा VSTP by 22.4 लीटर, then PV upon RT, दूसरा molarity into VML into 10⁻³ और नंबर ऑफ पार्टिकल upon Avogadro's number, given mass by atomic mass और molar mass। I hope you must remember all these formulas। ठीक है, और 1 मोल इक्वल टू इतना पार्टिकल के बराबर होता है, ठीक। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? प्लीज गो थ्रू दिस वन, इसको एक बार देखो आप पहले ध्यान से, क्योंकि अब इसके बाद हम लोग लॉज के बारे में बात करेंगे, ठीक। इसीलिए यहाँ तक में एक बार जस्ट गो थ्रू करो एंड जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी। सो वी हैव डन द बेसिक्स, यानी P, V, N और T, इसका क्या मीनिंग है, क्या पर्पस है, गैस के लिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑल वी हैव डन टिल नाउ। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, दैट इज बेसिकली आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेज के बारे में हम लोग बात करते हैं। सो व्हाइल सीइंग आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेज, बच्चों एक बहुत ही सिंपल सी बात है और इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आइडिया होना चाहिए। कोई भी गैस, वो हीलियम हो या हाइड्रोजन हो या ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड है या अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, आप कोई भी गैस ले लें, ऑल गैसेज आर रियल, सारे के सारे रियल गैसेज हैं, ठीक। when you are putting them into a condition of ideal gas, they will start behaving ideally। तो प्रैक्टिकली यदि हम बात करें तो कोई भी गैस आइडियल नहीं है और कोई भी गैस रियल नहीं है, या हर गैस आइडियल है या हर गैस रियल है, ये इस पर डिपेंड करता है कि हमने उस कंडीशन में उसको रखा है या नहीं है। यदि आपने किसी भी गैस को उस कंडीशन में डाल दिया तो वो कैसा बिहेव करेगा, आइडियली बिहेव करेगा, यानी हमें उस कंडीशन को डिफाइन करना है। सो व्हाट इज दैट कंडीशन? कंडीशन ये है आइडियल बिहेव होने करने के लिए कि दो मॉलिक्यूल के बीच में कोई इंटरेक्शन ना हो,
दो मॉलिक्यूल के बीच में कोई इंटरेक्शन ना हो, कोई झगड़ा ना हो, तो ये तभी संभव है जब दो मॉलिक्यूल को हम लोग बहुत ही ज्यादा दूर कर दें। क्या कर दें? बहुत दूर कर दें। दूर नहीं कर दें, दूर करें। क्या करें? बहुत ही दूर कर देंगे तो क्या होगा? जब बहुत ही दूर हो जाएगा तो उसके बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगा। अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगा, सो इट विल स्टार्ट बिहेविंग आइडियल। अपना बंद करो, म्यूट करो, गाना नहीं सुना हमने, ठीक। सो इन दैट केस वी कैन से, जब हमारे पास ये होगा कि दोनों गैस मॉलिक्यूल के बीच का दूरी आपने बढ़ा दिया, तो दूरी बढ़ाने से क्या होगा? दे विल स्टार्ट बिहेव मूविंग इंडिपेंडेंटली। मूविंग इंडिपेंडेंटली, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी भी तरह के कोई इंटरेक्शन के, दे कैन मूव। और जब वो मूव करेगा तो आइडियली बिहेव करेगा। यानी डिस्टेंस क्या होना चाहिए? बहुत ही बड़ा होना चाहिए। तो ये डिस्टेंस बहुत बड़ा होना चाहिए। ये कब संभव है कि दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाए? तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? डिक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर को कम करेंगे। बहुत ही कम प्रेशर कर दिया तो क्या होगा? दो दो मॉलिक्यूल के बीच का दूरी क्या होगा? बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। या हमने वॉल्यूम को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, छोटा सा बैलून था, उसको हमने ले जाकर उसको एक बड़े से बैलून जाकर उसको हमने मतलब बर्स्ट कर दिया, फोड़ दिया उसको वहां पर। तो क्या होगा? छोटा बैलून से सारा गैस निकल के बड़े वाले बैलून में स्प्रेड हो जाएगा। अब बड़े वाले बैलून को लेके गए एक बड़ा सा हॉल जो बना हुआ है, हमारा ऑडिटोरियम कहीं पे बना हुआ मान लो, उस ऑडिटोरियम में जाकर उसको हमने बर्स्ट करा दिया। तो क्या वो जो वही जो मॉलिक्यूल, थोड़े मोड़े मॉलिक्यूल्स थे उसके अंदर, वो पूरा उसमें स्प्रेड हो जाएगा। सो वी कैन से वॉल्यूम हम बढ़ा सकते हैं। यदि वॉल्यूम बढ़ा दिया, प्रेशर को डिक्रीज कर दिया, टेम्परेचर को ज्यादा कर दिया, तो क्या होगा? वॉल्यूम अपने ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, यानी इसमें प्रेशर में कमी हो गई। एंड सो वी कैन सी इट विल बिहेव आइडियली। तो आइडियल बिहेव करने के लिए क्या चाहिए? एक्चुअल आइडिया क्या है? एक्चुअल आइडिया ये है कि उसके पीछे कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होना चाहिए, कोई इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक। अब ये कब संभव है? नो इंटरेक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स। तो ये तभी संभव होगा, नो इंटरेक्शन, जब उसके बीच में दूरी क्या हो? व्हेन डिस्टेंस इज वेरी लार्ज। व्हेन डिस्टेंस इज वेरी लार्ज, जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तभी ये संभव है। और ये कब संभव होगा? डिस्टेंस वेरी लार्ज, तब ये तब संभव है जब ये प्रेशर काफी क्या हो? कम हो, या वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा हो, या टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हो। सो अंडर दीज कंडीशन अ गैस विल बिहेव आइडियली। आप किसी भी गैस को ऐसे रख दोगे, हीलियम हो या O2 हो या N2 हो या SO2 हो, दे विल स्टार्ट बिहेविंग आइडियली। है ना? क्लियर है ये पॉइंट? Yes. Yes, sir. तो कोई भी गैस आइडियल नहीं है या हर गैस आइडियल है, कोई भी गैस रियल नहीं है या हर गैस रियल है। सो इट डिपेंड्स ऑन Conditions. कंडीशन। व्हाट इज द कंडीशन? Distance. Very large इंटरेक्शन नहीं, distance. इंटरेक्शन Low नहीं होना pressure. चाहिए, इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। कंडीशन ये है कि उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। अब ये इंटरेक्शन कब संभव नहीं है? जब डिस्टेंस दोनों के बीच में बहुत ज्यादा होगा। और ये जब जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा कब होगा? जब प्रेशर बहुत ही लो होगा और टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होगा या वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा होगा, राइट। सो दैट इज हाउ वी आर डिफाइनिंग आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेज और रियल गैसेज, ठीक। तो इस बात में बहुत ही बढ़िया से याद रखना है। और अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग आइडियल गैसेज के बारे में जो भी रिलेशंस हैं उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको छोटा सा एक बताता हूँ कि क्या आपको वर्कआउट करना है। जो होमवर्क दिया है वो तो कंप्लीट करना ही है, बाकी आप ग्राफ के बारे में थोड़ा सा ढंग से पढ़ के आना कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसा होता है, कर्व वाला ग्राफ कैसा होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से रिवाइज कर लेना। एंड देन विल कंटिन्यू विद दिस इन द नेक्स्ट क्लास, यानी सैटरडे को हम लोग इससे और आगे की बात करेंगे, ठीक है। Okay, sir. कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? No, चलो No, sir. ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बी श्योर, मेक श्योर कि आप अपना जो भी मैंने होमवर्क बोला है सैटरडे को कंप्लीट करें, सो दैट नीदर किसी के लिए भी, आपके लिए भी एम्बैरेसमेंट ना हो, मुझे भी एम्बैरेसमेंट ना हो। प्लीज मेक श्योर दिस इज डन। Yes, sir. और डन का मतलब ये है, सी अगेन आई विल बी सेइंग, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस टू ऑल ऑफ यू, प्लीज अंडरस्टैंड। मेरा ये बिल्कुल कतई मतलब नहीं है कि आपको बिल्कुल सारे क्वेश्चन सही सही होने चाहिए। आई एम नॉट सेइंग दैट। डेफिनेटली यू ट्राई योर लेवल बेस्ट, आप अपने लेवल पे कोशिश करें कि बढ़िया से बढ़िया तरीके से करें, सही हो। यदि बाई चांस कोई क्वेश्चन आपको हाफ ही होता है तो अब आधा करके छोड़ दो, कोई बात नहीं। नहीं हो, जितना होता है 60% होता है 60% करो, 20% होता है 20% करो, बट डू समथिंग। योर एफर्ट इज इंपॉर्टेंट, आपका एफर्ट लगा हुआ है, मुझे ये दिखना चाहिए,
एंड डोंट डू इट लाइक दिस कि ए आंसर बी, थर्ड का बी, फोर्थ का सी, फिफ्थ का डी, ऐसे करके लिख देना. दिस इज जस्ट अटर नॉनसेंस. सो प्लीज डोंट डू दैट. बिना लॉजिक के, बिना एक्सप्रेशंस के, बिना फॉर्मूला के कुछ भी लिखना बकवास है. दैट इज इक्वल टू नॉट डन. सो मेक श्योर अगली क्लास में आप लोग इसको कंप्लीट करके आएंगे. ठीक है रिया, Yes, sir. हर्षिता, Yes, sir. मयंक. Yes. हाँ, मेक श्योर कि ये सारा हमारा हो, इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए. चलो टेक कर बच्चों. सारे लेवल करने थे उसके. जेई वालों बच्चों के लिए सारे ठीक, Okay. एनसीईआरटी प्लस ऑल. और जो बाकी नीट वाले बच्चे हैं उनको केवल फर्स्ट लेवल जो जेई वाला, जेई और नीट वाला है एक, उसका कंप्लीट करना है सारा लेवल. चलो टेक केयर बच्चों, बाय, गुड डे. Thank you, sir. Good evening. Thank you, sir. Good evening.